ध्यान दिया है जैसे इनका उपयोग एक व्यापक प्रतिबिंब का निर्माण करके किसी कोने के चारों ओर देखने के लिए किया जाता है या किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको क्या लगता है कि इन दर्पणों में ऐसा क्या है जो इस प्रभाव को उत्पन्न करते हैं? वक्रित सतह वाले दर्पणों को वक्रित दर्पण कहते हैं। यहाँ हम ऐसे वक्रित दर्पणों का अध्ययन करेंगे जो एक गोले के हिस्से होते हैं और आकार में गोलीय होते हैं। ऐसे वक्रित दर्पणों को गोलीय दर्पण भी कहते हैं। वक्रित दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण बनाने के लिए खोखली गोलीय कांच का एक छोटा हिस्सा लिया जाता है और इसकी बाहरी सतह को पहले पारे से और फिर लाल लेड ऑक्साइड से रंगा जाता है। आंतरिक खोखली सतह चमकदार सतह से बनी होती है। इस प्रकार आंतरिक चमकदार सतह परावर्तक सतह बन जाती है। वह दर्पण जिसमें खोखली आंतरिक सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण बनाने के लिए खोखले गोलीय कांच का एक छोटा हिस्सा लिया जाता है और इसकी बाहरी उभरी हुई सतह को चमकदार सतह बना दिया जाता है। इसके लिए आंतरिक खोखली सतह को पहले पारे से और फिर लाल लेड ऑक्साइड से रंगा जाता है। इसकी बाहरी सतह परावर्तक सतह बन जाती है। वह दर्पण जिसमें बाहरी सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है उत्तल दर्पण कहलाता है। हमने जो कुछ सीखा आइए सारांश देखें। वक्रित सतह वाले दर्पणों को वक्रित दर्पण कहते हैं। ये वक्रित दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में आंतरिक सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है और उत्तल दर्पण में बाहरी सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है। वक्रित दर्पण आमतौर पर कई वस्तुओं में उपयोग किए जाते हैं। हर दिन उपयोग होने वाले दर्पणों से लेकर आधुनिक दूरदर्शियों में वक्रित दर्पण किस प्रकार कार्य करते हैं और कैसे इनका इस दर्पण और उससे परावर्तित प्रतिबिंब पर एक नजर डालिए। हमने पता लगाया है कि प्रतिबिंब को संशोधित करने और इससे उत्पन्न विभिन्न प्रभावों में दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि सामान्य दर्पण की दुनिया की तुलना में एक बड़े प्रतिबिंब का निर्माण करना। इसे समझने के लिए पहला चरण गोलीय दर्पण और उनकी पदों पर एक नजर डालते हैं। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित पदों के बारे में चर्चा करेंगे। वक्रता केंद्र। गोले का केंद्र जहां से गोलीय दर्पण को काटकर अलग किया जाता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। P गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या दिशा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। फोकस। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या विचलित हो जाती हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस F कहलाता है। फोकस दूरी।
गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी F इक्वल्स P और F के मध्य की दूरी। याद रखिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की लंबाई की आधी होती है। F इक्वल्स टू R/2। ऐसा माना जा सकता है कि गोलीय दर्पण की सतह कई छोटे समतल दर्पणों से मिलकर बनी होती है। अगर गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाया जाए और इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो यह रेखा गोलीय दर्पण की सतह के उस बिंदु पर लंबवत होती है। जैसे कि अगर बिंदु A को C से मिलाया जाए तो AC गोलीय दर्पण के बिंदु A पर लंबवत होगी। समतल दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होती हैं। परिणाम स्वरूप उस बिंदु पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब बिंदु A पर आपतित होने वाली किरण इस तरह परावर्तित होती है कि एंगल I का माप इक्वल्स टू एंगल R का माप हो। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। यदि दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर विचलित होती हैं और पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। अगर किसी वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने व उल्टा बनता है। आइए संक्षेप में जानते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। ध्रुव परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है। इसे P अक्षर से इंगित किया जाता है। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जहां से दर्पण को काटा जाता है। इसे C अक्षर से इंगित किया जाता है। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर गुजरती है। फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मिलती हैं। इसे F अक्षर से इंगित किया जाता है। फोकस दूरी। यह फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी का माप है। इसे F अक्षर से इंगित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र की बीच की दूरी का माप इसे R अक्षर से इंगित किया जाता है। ये पद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी गोलीय दर्पणों के लिए समान होते हैं। इनके द्वारा आपको दर्पण से प्रकाश के परावर्तन से जुड़े प्रश्नों को समझने व हल करने में मदद मिलेगी। प्रकाश और दर्पण इसे कैसे परावर्तित करता है के बारे में अधिक जानकारी के क्या आपने सड़क के किनारे पर लगे सड़क सुरक्षा दर्पणों को देखा है? वे उत्तल दर्पण हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क सुरक्षा दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? आइए अब हम उत्तल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उनके अनुप्रयोगों को समझते हैं। यदि एक गोलाकार कांच को काटा जाता है और अंदर की सतह को रजत और लाल ऑक्साइड के साथ लेपित किया जाता है तो प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। इस प्रकार के अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम किरण आरेखों का उपयोग करके उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। एक मोमबत्ती AB को उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखते हैं।
एक किरण जो उत्सर्जित होती है मोमबत्ती बिंदु ए के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है और दर्पण की परावर्तक सतह पर आपतित होती है। यह दर्पण से परावर्तन के बाद अपसरित होती है। किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह दर्पण के पीछे मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मोमबत्ती से निकलने वाली एक और किरण पर ध्यान दें जो दर्पण के लंबवत है और उसी पथ पर वापस परावर्तित होती है। किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह फिर से दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसीलिए इस बिंदु पर एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब a', b' बनता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है जैसा कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण की स्थिति में होता है। अब जब हम मोमबत्ती को दर्पण के करीब ले जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु की स्थिति बदल जाती है जिससे प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है, लेकिन यह अभी भी वस्तु के आकार से छोटा है। मोमबत्ती को दर्पण से दूर ले जाने से प्रतिच्छेदन बिंदु की स्थिति बदल जाती है। साथ ही प्रतिबिंब a', b' का आकार भी कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि मोमबत्ती को दर्पण से अनंत दूरी पर रखा गया है। इस स्थिति में मोमबत्ती से सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर गति करती हैं और दर्पण पर आपतित होती हैं। ये दर्पण से परावर्तित होती हैं, लेकिन दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए F पर एक अत्यधिक छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब एक बिंदु जितना छोटा हो जाता है। इसीलिए दो किरणों की सहायता से अर्थात एक मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु के शीर्ष से और दूसरा दर्पण के वक्रता केंद्र से हम दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार का निर्धारण कर सकते हैं। आइए हम उत्तल दर्पणों के उपयोगों के बारे में जानें। उत्तल दर्पण वाहनों पर पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कुशलतापूर्वक उपयोग किए जाते हैं। जानते हैं क्यों? पहला, एक उत्तल दर्पण हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो, जबकि एक अवतल दर्पण केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को उसके निकट रखा जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धित होता है, जबकि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार आपकी कार के पीछे से आने वाला यातायात के प्रतिबिंब को एक छोटे उत्तल दर्पण का उपयोग करके आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए कार से व्यापक रूप से विभिन्न कोणों पर वाहन चालक द्वारा देखे जा सकते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पणों को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। सारांश, हमने देखा कि उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के आधार पर परिवर्तित होता है। जैसे जैसे सापेक्षिक दूरी बढ़ती है, प्रतिबिंब का आकार घटता जाता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमें उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सड़क के किनारे के दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यातायात का व्यापक दृश्य देखा जा सके। क्या आप जानते हैं कि डेंटिस्ट अवतल दर्पण का उपयोग करके मरीज के दांतों को देखते हैं?
क्यों डेंटिस्ट अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं? आइए अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और उसके गुणों के बारे में जानें। आकाशीय पिंडों का अद्भुत सौंदर्य युगों से मनुष्य के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का विषय रहा है। हबल दूरदर्शी जैसे उपकरण के आविष्कार ने इस जिज्ञासा को शांत कर दिया। इसने बहुत दूर के खगोलीय पिंडों के सूक्ष्म विवरणों को स्पष्ट रूप से कैद किया और उन्हें हम तक पहुंचाया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए केवल एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण घटक के व्यवहार को समझना था, जिसे हम अवतल दर्पण के रूप में जानते हैं। इस टॉपिक में हम अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न वस्तु स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझेंगे। आइए उनकी संरचना के बारे में बात करें। जब एक गोलीय कांच काटा जाता है और उसके बाहरी पृष्ठ को सिल्वर किया जाता है और लाल ऑक्साइड से लेपित किया जाता है, तो प्रकाश खोखली सतह से परावर्तित होगा। इस प्रकार का दर्पण अवतल गोलीय दर्पण या केवल अवतल दर्पण कहलाता है। आइए हम एक अनंत दूरी पर एक वस्तु पर विचार करें। हम जानते हैं कि वस्तु से निकलने वाली किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं और परावर्तन के बाद इसके केंद्र बिंदु F पर अभिसरित होंगी। इस स्थिति में निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा होता है। चूंकि ये दर्पण आपतित प्रकाश को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये प्रतिबिंब निर्माण का सिद्धांत है, जिसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शियों में किया जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शी में एक बड़ा अवतल दर्पण होता है। अंतरिक्ष में सुदूर वस्तुओं से प्रकाश इस दर्पण से परावर्तित हो जाता है और इसके फोकस पर अभिसरित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश बिना किसी विकृति के एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी सिद्धांत का प्रभावी ढंग से उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। परावर्तक दर्पण समस्त आपतित सौर ऊर्जा को दर्पण के केंद्र बिंदु पर रखी भट्ठी पर फोकसित करता है। इसके बाद वस्तु को निकट लाएं और इसे वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर रखें। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और केंद्र बिंदु के बीच बनता है। इस स्थिति में निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वस्तु को और आगे ले जाने और वक्रता केंद्र C पर रखने पर प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। यदि हम और निकट लाने की इस प्रक्रिया को जारी रखकर वस्तु को C और F के बीच कहीं रखते हैं, तो प्रतिबिंब C से दूर बनती है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। C और ध्रुव के बीच कहीं रखी गई वस्तु के लिए प्रतिबिंब सदैव बड़ा होता है। इसके बाद हम वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि परावर्तन के बाद सभी किरणें समांतर चलती हैं, पिछले उदाहरणों के विपरीत जहां परावर्तित किरणें अभिसरित होती हैं। यहाँ प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्तित होता है। प्रतिबिंब निर्माण के इस सिद्धांत का उपयोग कार की हेडलाइट के परावर्तक द्वारा किया जाता है। यहाँ प्रकाश स्रोत के अवतल परावर्तक दर्पण के फोकस पर रखा गया है। दर्पण से परावर्तन के बाद स्रोत से निकलने वाली किरणें समांतर पुंज के रूप में निर्गत होती हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग टॉर्च की स्थिति में किया जाता है। अंत में जब हम वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो एक पूर्णतः अलग परिणाम प्राप्त होता है। अन्य सभी स्थितियों के विपरीत इस स्थिति में प्राप्त आवर्धित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब निर्माण के इस सिद्धांत का अनुप्रयोग श्रृंगार दर्पण में किया जाता है। डेंटिस्ट अवतल दर्पणों का बखूबी उपयोग करते हैं,
क्योंकि ये दर्पण रोगियों के दांतों की गुहा का आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। आइए सार जाने हमने क्या सीखा। यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण अपने फोकस बिंदु पर एक वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु को दर्पण के निकट लाने पर प्रतिबिंब ध्रुव से दूर हो जाता है तथा उसका आकार बढ़ जाता है। जब वस्तु को फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाता है, एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अपने अभिसारी गुण के कारण अवतल दर्पणों को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। वे प्रभावी रूप से परावर्तक, दूरदर्शी, सौर भट्टियों, कार हेडलाइटों, टॉर्च आदि में परावर्तक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि अवतल दर्पण का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है? आश्चर्य हुआ? खैर, सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को खाना पकाने वाले पात्र में अवतल दर्पण के उपयोग द्वारा फोकसित किया जाता है। यदि आप एक दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाता है। ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि एक समतल दर्पण के गुणों में से एक है? आइए समतल दर्पण द्वारा बनाने जाने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अधिक जानें। हमारा उद्देश्य है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति का अध्ययन करना। हम कैसे दिख रहे हैं ये देखने के लिए हम प्रतिदिन दर्पण का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। आइए अब हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में अध्ययन करें। एक मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखें। ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे एक और मोमबत्ती रखी हुई है। दर्पण के सामने रखी मोमबत्ती एक वस्तु है तथा मोमबत्ती जो दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है वो इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि लौ मोमबत्ती के ऊपर है। इसका अर्थ है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा है। अब यदि आप मोमबत्ती को थोड़ा सा हिलाते हैं तो प्रतिबिंब भी हिलता है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ऐसा प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। अतः समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दर्पण के पीछे एक पर्दे को रखें। क्या मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब पर्दे को दर्पण और मोमबत्ती के बीच में रखें। क्या इस बार मोमबत्ती की प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई देता है? इस बार भी मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई नहीं देता है। अतः समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब शतरंज की बिसात पर दर्पण को रखें जिसके सामने कोई वस्तु हो। आप वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बना हुआ देख सकते हैं। दर्पण और वस्तु के बीच वर्गों की संख्या गिने। 2 वर्ग है। इस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दें। ये उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से है। वस्तु को दर्पण से अलग अलग दूरी पर रखें और हर बार दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नोट करें। आप देख सकते हैं कि निर्मित प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वस्तु के सामने होती है। आइए अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब से संबंधित एक रोचक तथ्य देखें। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। आप इसमें अपना प्रतिबिंब बना हुआ देख सकते हैं। अब अपना दाहिना हाथ उठाएं। प्रतिबिंब में कौन सा हाथ उठा हुआ दिख रहा है? ऐसा लगता है जैसे बायां हाथ उठा हुआ है। फिर से अपना बायां हाथ उठाएं और दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब को देखें।
इस बार ऐसा लगता है जैसे आपका दायां हाथ उठा हुआ है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। अतः समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व रूप से परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है, और पार्श्व परिवर्तित। सारांश: समतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी, सीधा और पार्श्व रूप से परिवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। तो अब आप समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जान चुके हैं। क्या आपने कभी वक्रीय दर्पण में बने प्रतिबिंब पर ध्यान दिया है? समतल दर्पण की तुलना में वक्रीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे भिन्न होता है? जानने के लिए बने रहें।